शुभ संध्या मित्रों। प्रयाग शुक्ल जी पर जारी एकाग्र की यह दूसरी कड़ी है और इसमें हम एक खास व्यक्तित्व को सुनेंगे। एक ऐसे पत्रकार को सुनेंगे जिनकी मुलाकातें, जिनकी मित्रता दशकों पुरानी है प्रयाग शुक्ल जी से। मैं बात कर रहा हूं हमारे समय के वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोक दीप जी की। त्रिलोक दीप जी मित्रों 60 के दशक से प्रयाग शुक्ल जी को जान रहे हैं। तब से जान रहे हैं जब प्रयाग शुक्ल जी दिनमान में फ्रीलांसिंग करने के लिए आया करते थे, अपने आर्टिकल भेजा करते थे, अज्ञेय से और बाकी लोगों से मिला करते थे। और जब बाद में कुछ एक वर्ष के भीतर ही प्रयाग शुक्ल स्वयं उस समृद्ध संपादकीय टीम के एक सदस्य बन जाते हैं, तब यह दोस्ती और सुदृढ़ हो जाती है और प्रगाढ़ हो जाती है। ऐसे में आज त्रिलोक दीप जी अपने खजाने से ऐसी कई बहुमूल्य बातें हमसे साझा करेंगे जिन्हें सुनना सचमुच रोचक होगा, महत्वपूर्ण होगा। दिनमान से जुड़ी हुई यादों का एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। हम इन यादों में उस जीवंत इतिहास को धड़कते हुए भी महसूस कर सकते हैं। त्रिलोक जी, सभी मित्रों की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिवादन। नमस्कार सबको। आप सबको की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। खुश रहिए। जी। और त्रिलोक जी, जिस तरह से, जिस सहृदयता के साथ आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हैं, ये पर एकाग्र हो, रघुवीर सहाय पर एकाग्र हो, आप जिस आत्मीयता के साथ, जिस सहजता के साथ आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और इतनी तरह की यादें हैं आपके पास, हम सभी अचंभित हो जाते हैं कि कैसे दशकों पुरानी यादें बिल्कुल हूबहू आप हमारे समक्ष रख देते हैं, जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो और हम उसे देख रहे हो। तो आइए आज प्रयाग शुक्ल जी की इस कड़ी में हम आपको सुने और हम सभी मित्रों की ओर से आपको सुनना चाहते हैं। जी, स्वागत त्रिलोक जी। धन्यवाद अर्पण जी। मेरा दोस्त, मेरा अजीज दोस्त प्रयाग शुक्ल 28 मई को 82 वर्ष के हो गए। 83वां लग गया, लेकिन इस बार वो उदास थे, मायूस थे। बिल्कुल। कारण था 13 दिन पहले उनकी अर्धांगिनी, उनकी जीवन संगनी ज्योति जी का चले जाना। जी। 62 साल की साथ था। जब प्रयाग जी 20 साल के थे और वो 18 वर्ष की थी, तो दोनों कलकत्ता में थे। कलकत्ता के प्रयाग जी का जन्म हुआ था और वो भी वहीं रहती थी और ये भी वहीं रहते। वहीं से इन दोनों का आपस में मित्रता हुई, प्यार हुआ। कुछ लोगों ने इन्हें सम्मोहन कहना चाहा, लेकिन प्रयाग जी को जानने वाले ही जानते हैं, प्रयाग जी बहुत गहन गंभीर व्यक्ति हैं। जिससे जो वादा करते हैं वो जिंदगी निभाते हैं। वो उन्होंने 28 तारीख से पहले एक दिन पहले 27 मई को अपनी धर्मपत्नी की याद में उन्होंने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के गुरुद्वारा पहाड़ी वाले में भोग और अरदास का आयोजन किया। ज्योति जी सिख परिवार से संबंधित थी, इसलिए प्रयाग जी उनकी हर बात को मानते थे जो उनके धर्म से संबंधित हुआ करते थे। ये प्रयाग जी की दरिया दिली थी और ज्योति जी की भी, कि उन दोनों में आपस में इतनी समझदारी थी, इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। जब उनकी छोटी बेटी हर्षिता का निधन हुआ था, तब भी इसी गुरुद्वारे में अंतिम अरदास हुई थी।
इस अरदास में सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोग इकट्ठे हुए थे। चाहे उनका दामाद सिद्धार्थ, उनकी बेटी अंकिता, सब बहुत इकट्ठे थे और उन सब ने सबको श्रद्धांजलि दी थी। अशोक वाजपेयी भी आए थे, बीवी कमेश भी आए थे, और भी दूसरे देशों, दूसरे क्षेत्रों के लोग उसमें शामिल हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से प्रयाग जी की पत्नी सिख परिवार से संबंधित थी, उसी तरीके से उनके दामाद सिद्धार्थ भी सिख परिवार से संबंधित हैं। उनका असली नाम हरजिंदर सिंह है, और वो किस तरीके से सिद्धार्थ बने एक लंबी कहानी है, जिसके लिए आपको अलग से मुझे समय देना पड़ेगा। और आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से केवल पेंटर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल के एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं। जिस तरीके से प्रयाग जी स्वामीनाथन को थिंकिंग पेंटर कहते थे और हुसैन को तेज पेंटर, उसी तरीके से मैं सिद्धार्थ को आध्यात्मिक पेंटर भी कहता हूँ। वो मूर्तिकार भी हैं, वास्तुकार भी हैं। उनके ऊपर एक बहुत बड़ी बात हो सकती है जब आप चाहेंगे। जिस तरीके से इनका ज्योति जी का संबंध अहलुवालिया खानदान से था, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के वक्त एक अहलुवालिया मिसल हुआ करती थी, बहुत महत्वपूर्ण, और उसी मिसल का शायद कपूरथला राज का संबंध रहा है। उसी तरीके से सिद्धार्थ का संबंध तीसरे सिख गुरु अमरदास जी के वक्त से है। उनकी पीढ़ी उसी वक्त से चली आ रही है, और उन्हें जो संगीत की प्रेरणा मिली है, जो गुरु ग्रंथ साहब के रागों को गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो तीसरे गुरु से मिला है। तो मैं ये भी बता दूं कि सिद्धार्थ, उनके पिता, उनके दादा ऐसे व्यक्ति हैं जिनको गुरु ग्रंथ साहब कंठस्थ है। आप सोच सकते हैं कि 1405 पेज का गुरु ग्रंथ साहब कोई कंठस्थ कर सकता है? जी हाँ, सिद्धार्थ को है। और उसने बात की पुष्टि 27 मई को फिर मुझे की। तो हमने कहा ये सब कैसे हो जाता है? उन्होंने कहा ये एक कला है, एक तकनीक है, जो 7 साल की उम्र तक हमें बता दी जाती है कि ये कैसे किया जा सकता है। और जब भी मुझे कहीं, आप कहीं भी बताइए कि मुझे कौन सा श्लोक पढ़ना है, तो मैं आपको तुरंत पढ़ के बता दूंगा। ये भी सिद्धार्थ की एक खूबी है, जो प्रयाग शुक्ल के बड़े दामाद हैं। अब आते हैं प्रयाग शुक्ल जी की पे। जनवरी 1966 में मैं दिलमान से विधिवत तौर पे जुड़ गया था। प्रयाग जी मुझसे पहले ही शायद आ गए थे, कल्पना के संपादकीय विभाग से मुक्त होकर हैदराबाद से निकलने वाली कल्पना के वो संपादक मंडल में थे, 1 सवा साल तक रहे। उनकी सबसे यहाँ मित्रता थी, चाहे जो भी बड़े बड़े साहित्यकार थे। मैं अनजान था, मुझे कोई नहीं जानता था सिवाय अज्ञे के। तो प्रयाग जी आते रोज सुबह 11 बजे करीब, पहले अज्ञे से मिलते, वात्स्यायन जी से, मतलब सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे वो संपादक थे, उनसे मिलते, उनसे पूछते कोई काम है, उनसे जो होता काम ले लेते। उनके दूसरे कक्ष में जाते जहाँ मनोज श्याम जोशी सहायक संपादक थे, उनसे पूछते आज मेरे लिए क्या काम है, किससे इंटरव्यू करना है, क्या मुझे करना है। बाहर निकल के सर्वेश्वर दक्ष सक्सेना के पास खड़े होकर पूछते कैसे हैं, क्या हो रहा है। अगर श्रीकांत वर्मा वहाँ होते, जो उस समय विशेष संवाददाता थे, तो उनसे बैठकर भी बातचीत करते। तो इस तरीके से अपना काम सब समेटने के बाद, घंटे 1.5 घंटे बाद जब चलने को होते, तो मेरी तरह मुखातिब हो जाते और मुस्कुरा देते। तब हमारी ये पहली मुलाकात कहिए कि आंखों आंखों में थी, मुस्कान तक सीमित थी। लेकिन मुझे ये अच्छा सा बच्चा, मुझे बच्चे कहूँगा, खूबसूरत सा जवान, 25 वर्ष का रहा होगा उस वक्त, जब आता तो इसकी पहचान अलग तरह की थी। इसकी पहचान पैंट के ऊपर कुर्ता पहने हुए होती थी, हमेशा उसने यही पहना था। दिनमान का ऑफिस उन दिनों टाइम्स हाउस में था, सात सात बहादुर शाह जफर मार्ग, जिसे दिल्ली का फ्लीट स्ट्रीट भी कहा जाता है। फ्लीट स्ट्रीट जहाँ बहुत सी अखबारें निकलती हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी वहीं से निकलता है, और नेशनल हेरल्ड भी निकलता है, पैट्रियट भी निकला करता था, उर्दू के अखबार मिलाप, प्रताप,
और तेज भी निकला करते थे। तो इस तरह की सब अखबारें निकला करती थी। जैसे कि टाइम्स हाउस में टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम, नवभारत टाइम्स के साथ साथ दिनमान भी निकला करता था। तो एक ही फ्लोर पे हम लोग सब बैठते थे, सेकंड फ्लोर पे। तो इस सब लोगों से मिलना जुलना होता था। कोई किसी से वो नहीं थे कि अंग्रेजी वाला या हिंदी वाला है। हम लोग इकट्ठे बैठा करते थे, बातें किया करते थे, और एक दूसरे से बड़ा आना जाना होता था। तो धीरे धीरे प्रयाग जी मेरी तरफ मुखातिब हुए। हुआ एक दिन ऐसा कि जब वो अज्ञे से मिलने के बाद, या रघुवीर से, मनोज श्याम जोशी से काम देने के बाद जानने लगे, तो अचानक उन्हें पता नहीं क्या याद आ के कि ठिठक गए, और मैं टेबल पे आके खड़े हो गया। मैंने जब कहा तशरीफ़ रखिए, बैठ गए, तो मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, कहने लगा मेरा नाम प्रयाग शुक्ल है। मैंने हंस के कहा आपके आने से पहले आपकी खुशबू मुझ तक पहुंच गई थी। तो हंस दिए, मुस्कुरा दिए। तो खुशबू, ऐसा मुझ में क्या है? मैंने कहा आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता, आपकी विनम्रता, ये आपकी, आपका दिमाग भरा पड़ा है तमाम तरह की जानकारियों से। इस उम्र में भी आप इतनी तरीके से जानकार हैं चीज़ों के, कि इन जितने जिन लोगों से आप मिल के आए हैं, इन सब को अपनी कल्पना में नहीं छापा था। आप कहती है पुराने मित्र हैं। मैं तो सही माने आप मेरे मित्र हैं। अब ये तो मेरे गुरु हैं ना, तो मित्र तो मेरे आप हुए। खुश हो गए, बोले हम रोज़ मिलेंगे, जब मैं आऊँगा आपसे ज़रूर मिलूंगा। मैंने कहा आप तो साहित्यकार, कवि, कलाकार क्या क्या हैं, मैं तो सिर्फ पत्रकारी सीख रहा हूँ अभी। बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बोले हकीकत यह है कि अपने कवि भाइयों से या साहित्यकारों से वही बातें होती हैं। क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या कुछ हो रहा है, वही घिसी पिटी बातें। आपके पास आके तो सच सुकून मिलता है कि कम से कम उससे हट के कुछ बात होती है। आप पत्रकारिता की बात करते हैं, आज किससे बात मिलना है, इनसे बात करते हैं, कहाँ जाना है, इस तरह की बातें करते हैं। तो एक अलग तरह से माहौल सा महसूस मैं करता हूँ, एक अलग तरह से सोच मुझ में पैदा होती है। ऐसे एक दिन मैं शाम को मैंने उनसे पूछा शाम को क्या कर रहे हैं? बोले बताइए। मैंने कहा आज शाम को एक पंजाबी नाटक है, चलो देखने चलते हैं। तो बोले पंजाबी, मैं कहूँगा। मैंने कहा आ जाएगी समझ, अब चलिए सही। बहुत ऐसे होता है पंजाबी, इतनी मुश्किल भी नहीं है, और अभी से सीख लें अच्छा रहेगा। मुस्कुरा दिया, उन्हें पता शायद चल गया था कि मैं हकीकत से वाकिफ़ हूँ। तो हम लोग पंजाबी नाटक देखने गए। 1.5-2 घंटे का था। देखने के बाद फिर थोड़ा सा घूमे, फिर वो अपने अपने घर चले गए। तो ये रात को बैठ के इन्होंने एक समीक्षा लिख ली होगी। तो समीक्षा लिख के उन्होंने दे दी सर्वेश्वर जी को। सर्वेश्वर जी ने टाइप में डाल दी। होता यह था अर्पण जी कि उन दिनों आज जैसी सुविधाएं तो थी नहीं। ना कंप्यूटर हुआ करते थे, ना इंटरनेट हुआ करते थे, ना गूगल होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो हम लोग ये करते थे कि ये वात्स्यन जी का निर्देश था कि जो चीज़ भी छपने के लिए जाए, उसकी कार्बन कापी एक रख ली जाए, उसकी एक फ़ाइल बना ली जाए। जब वो सुबह 11 बजे के आसपास दफ्तर आए, तो उनका जो पीए है, उनका जो सेक्रेटरी है मदन कुमार चड्ढा, वो उनके हाजिर कर देते थे। तो इस तरीके से वो सब कापियाँ देखते थे, और सब कापियाँ देखने के बाद कहीं उन्हें कुछ कर लगता था कि किसमें कुछ जोड़ना घटाना है, तो उसमें बता दिया करते थे, या सर्वेश्वर जी को, या जोशी जी को, या एक तीसरे व्यक्ति थे जितेंद्र गुप्त, वो भी सहायक संपादक थे, उनको बता दिया करते थे। और बहुत ज़रूरी अगर होता था तो वो व्यक्ति विशेष को बुला के बात कर लिया करते थे। तो जब ये समीक्षा गई इस नाटक की, तो अपने पीएन को उन्होंने कहा कि जब प्रयाग जी हैं तो उन्होंने कहा ना मुझसे मिल। तो जब प्रयाग जी आया तो अज्ञे जी से मिलने के चले गए। तो अज्ञे जी ने पूछा भाई ये आप पंजाबी समझते हैं? बोले थोड़ी बहुत समझता हूँ। तो बोले किसके साथ गए थे? तो उन्होंने कहा दीप जी के साथ। बोले ठीक, समझ गया मैं। ठीक है, अच्छा लिखा है, अच्छा है, ऐसे करते रहिए, और भी जाइए और भी भाषाओं को
में आप जानते हैं, आप पारंगत हैं, बंगला भाषा भी आप बहुत जानते हैं, उसके बारे में भी कुछ सोचा कीजिए, लिखा कीजिए। जितनी भाषाएं आप सीख लेंगे, जितनी भाषाएं जानेंगे आप, उससे आपका सोचने का ढंग बढ़ेगा और आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि और जगह साहित्य में, संस्कृति में क्या क्या हो रहा है। तो खुश हो गए, बाहर आ गए। मैंने कहा क्यों, आज सिंह जी ने कुछ कहा? बोले नहीं, उन्होंने तो बल्कि तारीफ की और एक हल्के से मुस्कान के साथ। मैंने कहा आप समझ गए होंगे इशारा? बोले हाँ। तो इशारा मैं आपको बताता हूँ अर्पण जी, वो ऐसा था कि अब ये बहुत खुल गए थे मुझसे प्रयाग जी। तो ये होता था, जितना मेरा बहुत बड़ा टेबल था दिनमान में, तो अपने जितने कागज़ होते थे वो सब मैं टेबल पे रख के चले जाते थे मिलने के लिए। आज काम किसका है, आज किससे काम लेना है। जब काम लेने के बाद फिर मेरे पास आते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ कि वो वक्त जो था, इंलैंड लेटर और पोस्ट कार्ड का वक्त था। तो मेरे टेबल पे एक इंलैंड लेटर रखा हुआ था। उसके पीछे सेंडर्स नेम, भेजने वाले का नाम था ज्योति अहलूवालिया। मैं चुपचाप सोच लिया, तो मैं टेबल पे आया तो देखा तो शक पका गए वो लेटर देख के। मैंने काहे कर दी शक पकाते भाई, क्या बात है, ये कौन है अहलूवालिया, ज्योति अहलूवालिया? तो पंजाबी होते हैं, सरदार होते हैं ज़्यादातर। बोले हाँ मेरी मित्र है, कलकत्ता के हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इसमें तो इसमें बुरा मानने की, झेपने कौन सी बात है। फिर धीरे धीरे खुलने लगे कि मित्र हैं, फिर बताया प्रेमिका हैं, फिर बोले कि हम शादी करने वाले हैं। मैंने कहा वासैन जी का मुस्कुराना समझ में आ गया? तो हंस दिए। तो ये प्रयाग जी हैं, खुले दिमाग के और उदार मना। कभी उनके दिमाग में बात आई थी कौन सी जात को, क्या जात है, उनके लिए सबसे बड़ी जात इंसानियत होती थी। जैसे ज्योति जी और प्रयाग जी ग्रेटर कैलाश में रहते थे, बी ब्लॉक में। तो गुरुद्वारा जो है, पहाड़ी वाला गुरुद्वारा नज़दीक था। तो ज्योति जी चले जाया करती थी, कभी कभी शाम को प्रयाग जी भी चले जाते थे। प्रयाग जी बताते हैं तो वहाँ जाके बहुत सुकून मिलता था मुझे और अच्छा लगता था कि गुरुबानी में है 15 तो ऐसे संतों की बानी है जिनका के गुरुबानी से, गुरुओं से लेना देना नहीं। जैसे कबीर हो गए, फरीद हो गया, इस तरीके के हमें सब समझ में आ जाता है तो मन लगता था। फिर दूसरा प्रयाग जी ने मुझे कहा कि मैं इंसानियत को मानता हूँ, मानवता को मानता हूँ, लेकिन जो चीज़ें, जो लंगर की प्रथा सिखों में है वो कहीं नहीं है। बोले आज देखिए, जहाँ भी कुछ हो रहा है, चाहे नेपाल में भूकंप आया हो, चाहे बांग्लादेश में शरणार्थियों की समस्या रही हो, आज जैसे यूक्रेन और रूस के लोग हैं उनमें लड़ाई हो रही है और वहाँ के लोग हंगरी, रोमानिया और पोलैंड में बैठे हुए हैं, वहाँ सब लंगर लगाए बैठे हैं। सीरिया में लोग लड़ रहे हैं और सरदार और सिख धर्म के लोग लंगर लगाए बैठे हैं। कोरोना यहाँ हो गया दिल्ली में और उन्होंने अपने गुरुद्वारे खोल दिए, अतिथि गृह खोल दिए, लंगर सबका नाम लंगर दे दिया। सिलेंडर खत्म हो गया, गैस का लंगर लगा दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इंसान, तो मुझे इंसानियत से प्यार है। अब हजूर साहब गुरुद्वारा नांदेड़ में, उन्होंने ये तय किया है कि जो 50 साल से वहाँ पर चढ़ावा आया है, उन सबको इकट्ठा करके, उस सबको इकट्ठा करके ज़मीन लेंगे और ज़मीन पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा और हॉस्पिटल और स्कूल बनाया जाएगा। और पैसे से ज़मीन उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ली। तो ये जो सोच है, प्रयाग जी कहते हैं मैं इस सोच की कदर करता हूँ। और ज्योति जी अगर गुरुद्वारे जाती हैं या वो कहती हैं कि मैं भी साथ में जाना चाहता हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि जो आपका उनका धर्म क्या है। इसके अलावा एक गुरुद्वारे में महिलाएं इकट्ठी हुआ करती थी, वो दोपहर को एक सुखमणि हमारे एक वाणी है, उसका पाठ किया करती थी, जिसमें ज्योति जी बढ़ चढ़ का हिस्सा लेती थी। और प्रयाग जी का एक ये भी मानना है या कि मैं तो दिन भर बाहर रहता हूँ। बेशक ज्योति जी पढ़ी लिखी हैं, लिखती भी हैं, पढ़ती भी हैं, बंगला भी जानती हैं, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी सब जानती हैं। फिर भी उनका मन करता है गुरुद्वारे जाने का, तो मैं कभी मना नहीं करता, सेवा करते हैं, करते रहे। तो ये जो समझ थी और अभी भी है, वो प्रयाग जी को दुनिया से अलग करती है। एक बार हुआ ये कि सही प्रांचवे ने कोई नाटक रखा
तो उस नाटक में मुझे नहीं मालूम था प्रयाग जी भी आ रहे थे, मुझे बुलाया गया। तो मैं वहाँ पहुँचा, मैं जूरी का रोल मेरा था। तो देखा कि प्रयाग जी भी जूरी बने हुए हैं। तो अच्छा लगा मुझे देख के कि वाह, प्रयाग जी बैठे हैं, तो मेरी तो दोस्ती, मेरी आज शाम घुमकड़ी पूरी हो गई। तो हम लोगों ने, जब वो नाटक की जब रिहर्सल खत्म हुई या वो क्या नाम है, रिकॉर्डिंग खत्म हुई, तो सही प्रांत पे से हम लोगों ने शुक्रिया अदा किया। तो मैंने कहा कि प्रयाग जी क्या करना है? बोले चलो रवि जैन के पास चलते हैं। रवि जैन मतलब धूमी माल गैलरी का मालिक। तो हम लोग यह करते थे कि शाम को या वहाँ चले जाते थे, तो धूमी माल गैलरी गए, वहाँ देखा किस किस की पेंटिंग है लगी हुई है, क्या किस किस की एग्जीबिशन हो रही है। तो एग्जीबिशन देखने के बाद फिर स्वामीनाथन वहाँ पर थे, उनसे मिल गए। और मेरी भी उनसे जान पहचान वो कराते रहे। तो इस तरीके से मैं भी, चाहे ना अनचाहे जो भी था, उनके साथ कला के लोगों से भी मिलता रहा और उनसे साथ एग्जीबिशन देखता रहा, मुझे साथ जाते रहे। और इस तरीके से रवि जैन से मेरी दोस्ती हो गई। फिर बाद में कभी रवि जैन अलग से मिले तो पूछते थे कैसी हो, प्रयाग जी कैसी हैं। तो ये प्रयाग जी इस तरीके से, मान लीजिए मैं फॉरेन न्यूज़ कर रहा था, अज्ञे जी ने मुझे दो डिपार्टमेंट दिए थे, एक फॉरेन अफेयर्स का और दूसरा डिफेंस का। तो मान लीजिए मुझे कहीं से शाम को इनविटेशन आया कि आज आप जाइए। अज्ञे जी ने जो पहला मुझे इनविटेशन दिया तो वो यूगोस्लाव एम्बेसी का था। बोले ऐसा कीजिए कि पहले वो पार्टी में जाने से पहले पहले वहाँ के प्रेस काउंसिल से या एम्बेसडर से मिलिए और पूछिए कि इसकी क्या वजह है, क्या क्या करते हैं, मार्शल टीटो की क्या योजनाएं हैं, गुट निरपेक्ष कैसे चल रहा है, उनकी क्या क्या करने की है। तो एक पूरा उनसे एक राइटअप लीजिए। राइटअप लेने के बाद फिर आप पार्टी अटेंड कीजिए। तो इस तरीके से जो काम, हम ये लोग ये ना सोचे कि हम सब पार्टी अटेंड करने आते हैं, हम काम भी करते हैं। तो उस तरीके से अपने तरीके से आप ऐसा राइटअप बना दीजिए ताकि वो आज की सिचुएशन के साथ, आपके हालात के हिसाब से मौजूद हो। तो इस तरह की पार्टियां हुआ करती थी, कभी कहीं कहीं कभी कहीं। तो मैं और प्रयाग जी आम तौर पे साथ साथ जाया करते थे। नहीं तो कभी डिफेंस की हो रही है तो डिफेंस में भी हम साथ साथ हैं। तो अब ये मशहूर हो गया था सलमान में, ये जोड़ी शाम को एक साथ जाती है। कुछ खुश भी होते थे जैसे यज्ञ, और कुछ को होता था कि ये क्या बात है भाई, दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है, कहाँ कवि साहित्यकार कलाकार और कहाँ ये फुसड्डी सा पत्रकार। लेकिन दोस्ती तो दोस्ती होती है अर्पण जी। तो वो दोस्ती हम लोग निभाए जा रहे थे। प्रयाग जी के एक और बहुत अच्छा शौक था, वो दिनमान में जुड़ गए थे, उनका अलग से टेबल हो गया था। उस टेबल पे पैड एक होता था, हर एक के टेबल एक पैड होता था, बड़ा सा पैड। और उसके अंदर एक बड़ा सा ब्लॉटिंग पेपर होता था। उन दिनों ये ब्लॉक, ये बॉल पेन उतने नहीं हुए थे, लोग जो हैं, आपको याद होगा कि पुराने वक्त में जब बच्चा अंग्रेजी पढ़ता था तो जी निप से उसे 4 लाइन के वाक्य में लिखना सिखाया जाता था। तो उस वक़्त भी जो थी, लोग रोशनाई से स्याही से लिखा करते थे। तो ब्लॉटर से जब पेपर दिया जाता था ताकि वो जो आप लिखें स्याही से वो सोख लें, चीज़ें सोख लें। और मुझे पता चला कि ये जो है ये प्रथा या ये परंपरा ये अंग्रेज़ों के वक्त से चली आ रही है। वो भी अपने जब बाबुओं को दिया करते थे इस तरीके के पैड दिया करते थे। तो प्रयाग जी क्या करते थे कि आए, अच्छा वो जो भी लिखते थे अपने हाथ से लिखा करते थे, टैपिंग के लिए दिया करते थे ताकि वो डुप्लीकेट कापी बन जाए, अज्ञे जी देख सकें। तो प्रयाग जी ऐसा करते थे कि लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने मस्त हैं काम में, और लिखते लिखते वो ब्लॉटिंग पेपर पे कोई रेखांकन कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले ऐसे ही मन आ रहा है रेखाएं खींचने का, तो रेखाएं खींच रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। तो रेखाएं खींचे तो सोचता हूँ कि माकूल शब्द फलां लाइन के लिए क्या होना चाहिए, तो अच्छा लगता है मुझे। तो वो रेखाएं खींचने के इस तरीके से रेखांकन बन जाता था। बोले रेखांकन जब मेरे को बोले अब शब्द मिल गया, खुश हो जाते थे।
बचपना जैसे आ जाता है ना कि मुझे वो मिल गया, खिलौना मिल गया, क्या होगा, खुश हो जाता। तो और उनका एक और अच्छा था कि जब वो हो जाता था तो एक उनकी अजब तरह की मुस्कान होती थी, और मेरी तरफ, सब मेरी तरफ देखते थे और मुस्कुराते थे। मैंने कहा हो गया। तो बच्चों जैसा वो जो था उनका मन, बड़ा अच्छा था। एक बार हुआ ये कि लिखते लिखते जब रेखांकन बना रहे थे तो वात्स्यन जी, यज्ञ जी वहां से निकले, गुजरे, और 5-7 सेकंड के लिए वहाँ ठहरे, देखें क्या क्या कर रहे हैं, रेखांकन को कैसे रेखाएं खींच रहे हैं, और फिर थोड़ा सा रुके, और रुकने के बाद निकल गया प्रयाग जी अपने मस्त। कोई देखा नहीं कौन आया कौन गया। तो जब निकल गए, इनका कार्यक्रम पूरा हुआ लिखने का, तो मैंने कहा आज सैन जी आए थे। बोले कहाँ? मैंने कहा आपके टेबल पे खड़े हुए देख रहे थे कि आप रेखाएं खींच रहे हैं। बोले ये तो गड़बड़ होगी। मैंने कोई गड़बड़ नहीं। उन्होंने देखा, मुस्कुराए और चल दिए। तो कुछ बोले? मैंने कहा हाँ। अगले दिन आके मुझे उन्होंने कहा कि रेखाएं अच्छी खींचती हैं और ये कुछ ना कुछ करेंगे। तो मैंने उनसे भाषण से पूछा लेकिन आप भी तो बहुत अच्छे रेखा चित्र बनाया करते हैं, आपकी कुछ किताबों में तो बहुत अच्छे रेखांकन है। बोले हाँ, ये भी वैसे ही कुछ करेंगे और मुझसे भी अच्छा बनाएंगे। ये विनम्रता थी आज्ञे की, और जो मैंने प्रयाग जी से शेयर की, क्योंकि प्रयाग जी खुद बहुत विनम्र थे। मैंने कभी कभी उनसे मजाक में कहा करता था कि क्या विरासत में आपको ये मिली है विनम्रता? ये धीमा बोलते हैं, ये भी क्या विरासत में है? ये आज्ञे की देन तो नहीं है? ये जितनी भाषाएं जानते हैं, ये भी क्या आज्ञे की देन तो नहीं है? बोले नहीं, कहाँ वो और कहाँ मैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेजी। अरे मैं तो सिर्फ बंगला ही जानता हूँ, वो तो दुनिया की भारत की 22 भाषा जानते हैं। जानते ही नहीं, पढ़ते लिखते और बोलते हैं। अपनी पंजाबी भी बोलते हैं। अब पंजाबी की बात है तो मैं बताता हूँ आपको कि अज्ञे जी ने एक बार जैसे इससे कहा था प्रयाग जी से कि आप हर भाषा की लिखा कीजिए। तो शिव बटालवी बहुत अच्छे कवि हुए हैं, प्रयाग जी से भी कहा था कि तुम भी नानक सिंह, गुरबख्श सिंह, नौतेज, शिव बटालवी को पढ़ा करो और समझो कि किस तरीके से पंजाबी साहित्य भी कैसा संपन्न है। तो उन्होंने शिव बटालवी का ड्यूटी मुझे सौंपी। वो कहने लगे कि लिखिए। मैं ज़्यादा जानता नहीं था। बोले लिखिए सही। पंजाबी बोले लिखो तो सही, तो सही, मैं ठीक कर देवांगा। मैं चौंक गया, ये पंजाबी बोल देते हैं। तो पता चला ये पंजाबी हैं, बनोट जात के हैं, और बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं, लिखते भी हैं, पढ़ भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं। मैंने उनसे एक बार पूछा था, मैंने कहा कि आप बंगला से तो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, पंजाबी से क्यों नहीं करते? बोले यार टाइम नहीं मिलता, पंजाबी में बोले। ये आगे सिर्फ मुझसे ही खुल सकते थे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। खैर मैंने शिव बटालपे के लिखा। मैं पहले चौंका, बोले नहीं तुम लिखो, आप लिखिए, वहाँ प्रभाकर माचवे के पास चले जाइए साहित्य अकादमी में, आपकी बहन प्रभजोत कौर है, वो आपकी मदद कर देगी। तो आप कुछ लिखते जाए तो बहुत अच्छा लिखें, जरूरत पड़े तो मैं हाँ ना, मैं हूँ ना। तो इस तरीके से एक अच्छा खासा बन गया था प्रोग्राम। तो उन्होंने फिर प्रयाग जी से कहा कि आप पंजाबी के लेखकों को पढ़िए। मुझे मालूम है गीतांजलि का अनुवाद आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा सा इस साहित्य को भी पढ़ा कीजिए। अंग्रेजी आपके पास बहुत सब जानता हूँ मैं। आप बोले मैं जानता हूँ कि किसी को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिलता है तो वो किताब आपके पास पहले से होती है, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन अपनी देशी भाषाएं भी पढ़ा की देखा की। तो ये आगे के कहने का बताने के तरीके हुआ करते थे। अब वो रेखांकन का जानना, उस वक़्त तो ब्लॉटिंग पेपर हुआ करते थे, फेंक दिए गए होंगे। अब देखिए, संयोग देखिए, जब उनकी बेटी हर्षिता का निधन हुआ 49 साल की उम्र में, याद करते हुए कहते हैं कि बहुत होशियार थी, विद्वान भी थी,
नॉर्वे में रहते थे, नॉर्वेन भाषा जानते थे, लिखा करते थे, लेकिन कैंसर उस बच्ची को ले गया। और उस बच्चे के जाने के बाद ज्योति जी ने खाट पकड़ ली और प्रयाग जी ने अपना दुख भुलाने के लिए रेखांकन शुरू करा। और शायद ही कोई दिन गुजरता होगा जब मेरे व्हाट्सएप पर उनका नया रेखांकन आता होगा, जिसमें कहीं ना कहीं उनका दर्द छुपा हुआ था। वो ऐसा दर्द जो कि इसे बयान नहीं कर सकते थे, लेकिन रेखांकन किया करते थे। उसके बाद इनकी बहन रोना की, चंद्र किरण राठी, गिद्धा राठी की वाइफ, वो कोरोना का शिकार हो गई। ये दूसरी चोट लगी। ये दूसरी चोट ज्योति जी को भी लगी। ज्योति जी संवेदनशील तो दोनों हैं, वो ज्यादा उनको चोट लगी, बिस्तर पड़ गई। अब ये राठी जी की जब शादी हुई तो इसमें भी प्रयाग जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। घर वाले तैयार नहीं थे कि उनकी शादी हो, लेकिन प्रयाग जी ने चंद्रकिरण और गिरधर राठी की शादी कर दी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनका सोच कितनी उदार, कितना खुला था, है और हमेशा रहेगा। अब ज्योति जी बीमार पड़ी, बहुत परेशान रहने लगे, कहीं जाना नहीं होता। तब क्रिएटिव बंदा रोज कुछ ना किसी अखबार से आता कि किसी सब्जेक्ट में लिखिए, लिखते भी। बाहर के इनविटेशन आते, बहुत कम जाना लगे थे। ज्योति जी की देखभाल के लिए उन्होंने एक लड़की रख दी थी। खुद भी जब जरूरत पड़ती, आवाज़ देती ज्योति जी, तो हाजिर रहते। तो रेखांकन के साथ साथ फिर ज्योति जी जो बिस्तर पे पड़ी, 1 साल तक रही, तो उन्होंने ये पेंटिंग शुरू कर दिया। तो एक तरफ से रेखांकन हो रहा है, फिर से पेंटिंग हो रही है। अब उनके दामाद सिद्धार्थ के इसमें क्या रोल था मैं नहीं जान सकता, क्योंकि सिद्धार्थ का अपना स्टूडियो बहुत बड़ा है। वो अपने कलर खुद बनाते हैं। और बहरहाल प्रयाग जी ने पेंटिंग शुरू की। 1-2 पेंटिंग मुझे भेंट भी की और रोज़ व्हाट्सएप पे मुझे भेजती हैं। तो इस तरीके से अपना गम, अपना दुख भुलाने का जरिया प्रयाग जी का रेखांकन और पेंटिंग था। कुछ जैसे लता मंगेशकर जब डेथ हुई थी तो इनके जहन में कुछ लिखने का, तो लिखा भी। एक खूबी प्रयाग जी और है, आप उन्हें कोई एक बिंब दे दीजिए, जिसके ऊपर एक आपको आर्टिकल लिखना है, तो क्या बात है, क्या नहीं लिखेंगे, कहाँ कहाँ से आपको किसी की कविता जोड़ देंगे, चाहे कोई माने छतरी पे लिखना है तो ऐसा बढ़िया आर्टिकल है, कुछ नहीं, कोई बारिश पे लिखना है, घास पे लिखना है। तो इतनी उनमें तरह की कलाएं हैं, इतना कुछ वो कर सकते हैं कि आम बंदा सोच नहीं सकता कि कहाँ से ये करते। इसके पीछे पूरी जो है उनका अध्ययन है, गहन अध्ययन है। और आप उनके लाइब्रेरी देखिए, के घर की लाइब्रेरी देखिए, तो आप पाएंगे कि किस किस तरह की उनके पास पुस्तकें हैं। आप उनके ड्राइंग रूम में या स्टडी रूम में जाके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि किताबों के साथ साथ किस तरह की पेंटिंग उनके पास है और किस तरह के पेंटर हैं। पिछले दिन उन्होंने, हाँ, इससे पहले जोड़ दूँ मैं, जब ज्योति जी
बहुत बीमार थी, तो इस बीच उनकी नातिन गौरजा आई। वो लंदन में पढ़ती हैं और किसी बहुत गोल्ड स्मिथ यूनिवर्सिटी में। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो रेयर प्रतिभा वाले लोगों को ही देती है। और ये पिछले दिनों आई थी, 2-3 हफ्ते के लिए। तो प्रयाग जी बताते हैं कि उन्हें देखकर ज्योति ऐसी उत्साहित हुई कि हमने सोचा कि अब तो ठीक हो गई। बहुत खुश हुई। बेटी अंकिता तो आती है, मिलती हैं, लेकिन उतना उनसे खुश नहीं जिन नातिन को देख रहे हैं। और नातिन बोले हमारी ऐसी, प्रयाग जी कहते हैं कि जिस विषय पे मैं उनसे बात करूं उसका उन पे गहन अध्ययन है। मान लीजिए मैं रंगमंच पे बात कर रहा हूँ तो रंगमंच पे होगी, संगीत पे बात कर रहा हूँ संगीत पे होगी, कला पे बात कर रहा हूँ तो कला पे होगी। कोई सतही नॉलेज नहीं, गहन अध्ययन। तो बोले कभी कभी तो मैं लगता है कि सारा दिन इनसे बैठ 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 के बातें करता है। और अपनी बेटी के बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि हम इस माने में खुशकिस्मत हैं कि हमारी पीढ़ी की लीक को ये आगे बढ़ाएं। बोले हम लोग हैं तो रागी ना, गायकी हैं। तो ये गायन में बहुत प्रतिभाशाली है। उन्होंने उसके गाए कुछ गाने भी मैं सुनाए थे। बोले हमारी लीक, मैं तो भटक गया पट, जो कि वो नहीं भटके हैं, लेकिन ये हमारी लीक को आगे बढ़ाएगी। जिस तरीके से हर बातचीत करते हुए सिद्धार्थ गुरबानी गुनगुनाते हैं या कई मौज में आके कीर्तन की, जो कीर्तनी होते हैं, रागी होते हैं, उस दौर में गाने शुरू करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि तुम कहाँ भटके हो। तो हम उसी लीक को आगे बढ़ा रहे हो जिस लीक को गुरु अमरदास जी आपकी पीढ़ी को सौंप गए थे। बोले सही माने में उस पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है गौरजा। मैंने कहा गौरजा, अंकिता, तुम और अब प्रयाग जी चित्रकार भी तो हो। बोले वो बिसाइड्स द पॉइंट है। मैंने कहा ना। तो उन्होंने ये बताया कि हाँ, गौरजा बहुत अच्छी पेंटर है। यूनिवर्सिटी में किसी ने उनकी एक पेंटर, जो पेंटिंग सिखाने वाले टीचर हैं, उनको बताने लगी कि ये ऐसे ही होते हैं, पेंटिंग ऐसे रंग बनाए जाते हैं, इस तरह के ब्रश इस्तेमाल करने चाहते हैं और इस तरीके अच्छा पेंटर बनता है बंदा। तो वो बड़ी चुपचाप सुनती रही, कुछ नहीं बोली। बाद में उसी किसी फ्रेंड ने कहा कि जो आप उस टीचर से कहा कि जो आपने इसे बताया वो सब जानती है, जिन ब्रश का, जिन रंगों का आपने जिक्र किया वो सब इसके पास है। बोली ये बोली क्यों नहीं? बोले इसके संस्कार, इससे संस्कार ये बताते हैं कि जो आपका गुरु, जो आपका टीचर सिखाए उसे सोचो, सीखो और उस पर अमल करो। तो ये गर्व, बड़े गर्व से सिद्धार्थ ये बात बनाते हैं। सिद्धार्थ का जैसे मैंने कहा अपना बहुत अच्छा स्टूडियो है। अंकिता खुद करती हैं पेंटिंग, प्रयाग जी पेंटिंग करते हैं। प्रयाग जी ने जैसे धूमीमाल गैलरी में एग्जीबिशन की और तभी उन्होंने हुसैन पे लिखी एक किताब का लोकार्पण भी हुआ। और एक उनके नोएडा में रहती हैं, वहाँ एक कोई शॉप है, कहीं पर उन्होंने एक दीवार दे दी है जहाँ प्रयाग जी की अपनी पेंटिंग रखी है। लोग बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, देखते हैं। जहाँ तक हमारी दोस्ती की बात है, हम बीच में कुछ समय नहीं मिल पाए क्योंकि वो दिनमान से नवारे टाइम चले गए थे और मैं संडे में चला गया था। लेकिन जिस तरह से मैं वात्स्यायन जी से उनके
दिनमान और उसके बाद नवाज टैंप से छोड़ने के बाद मैं मिलता रहता था। वैसे प्रयाग जी भी से मैं मिलता था और आगे जी से प्रयाग भी मिला करता था। एक दिन हुआ यूं कि मैं सुबह आगे जी से मिलने गया। उन्होंने शायद नाश्ते के लिए मुझे बुलाया था। तो मैं पहुंचा तो मेरे साथ गौरी शंकर जोशी भी थे। गौरी शंकर जोशी बीबीसी में थे, काम करते थे पहले। उसके बाद दिनमान के लिए भी लिखा करते थे। काफ़ी देर के दिल्ली में, भाई साहब अमेरिका में भी कुछ लिखा करते थे, काम किया करते थे। और जब वासैन जी नवभारत टाइम्स के संपादक बने तो गौरी शंकर जोशी ब्यूरो चीफ हुआ करते थे। तो हम सब के मित्र थे, वो भी बैठे थे। तो देखा अचानक प्रयाग जी भी आ गए। प्रयाग जी ने मुझसे कहा, मैं तो आया था इनके बात करने के लिए, एक इंटरव्यू जैसे करने के लिए, ताकि इनके जन्मदिन पे मैं नवभारत टाइम्स में छाप सकूं। तो प्रयाग वासैन जी ने कहा कि आइए बैठिए, नाश्ता करते हैं। ईरा जी भी साथ थे उनके। तो मैं तो ईरा जी से बहुत क्लोज था और बैठ के सब नाश्ता वास्ता करने लगे। वासैन जी खुद ही परोसे जा रहे थे, टोस्ट भी खुद बना रहे थे, चाय भी खुद दे रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, खूब अच्छा खुशगवार माहौल था। तो बोले, बोलिए प्रयाग जी कैसे आना हुआ आपका? बोले बस मिलने आ गए। तो बोले हाँ, जो बात करनी कर लीजिए, सब अपने ही हैं। दीप जी भी हैं, जोशी जी भी, सब अपने हैं। ईला जी लोग जानते ही हैं सब। तो उन बातचीत में वो सब हमारे सामने जो उन्होंने बात करनी चाहिए की, तो अगले दिन नवभारत टाइम्स में उनके ऊपर थे। तो रियाज जी कहते हैं वासैन जी का फ़ोन आया, तो इस काम के लिए आप आए थे? तो ये जो अपनत्व है ना, ये आगे से प्रयाग जी को मिला है, हमें भी मिला है। प्रयाग जी के बारे में एक बार और मुझे याद आ रही है कि एक तो जैसे हम मैंने कहा नहीं मिले थे हम। तो मैं एक दिन, मुझ पे किसी ने किताब लिखी थी, उसका लोकार्पण होना था। तो अभिषेक कश्यप इंडिया टेलिंग के नाम से प्रकाशन चलाते हैं, उन्होंने मुझ पे संपादित किताब। तो प्रयाग जी से कहा गया कि आपको आना है लोकार्पण के लिए। तो प्रयाग जी है, विनोद भारद्वाज है। तो अच्छा हुआ, प्रोग्राम हुआ, खूब अच्छा किया। उन्होंने कहा कि अच्छा बोले मेरे बारे में, जो दोस्ती के बारे में अभी बोल रहा हूँ, उन्होंने मेरे बारे में कुछ ऐसे अच्छे शब्द बोले तो अच्छा लगा। काफ़ी देर तक बैठे और जो वो किताबें उनको दी हमने, वो पढ़ के बताया कि बहुत लोगों ने आपके बारे में लिखा है। और मैंने कहा उसमें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बस हम वात्स्यायन जी को मिस कर रहे हैं। लेकिन उनके पत्र, जो निजी पत्र हैं, वो हमने ज़रूर दे दिए हैं। और उस निजी पत्र के संदर्भ में मैं आपसे एक बात ये करना चाहता हूँ कि एक बार उन्होंने मुझे विदेश से पत्र लिखा। तो उसमें उनके मन का दर्द था। उन्होंने ये लिखा कि देखो, मैं जब से यहाँ आया हूँ, अमेरिका बर्कले में थे, जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे किसी ने याद नहीं किया, किसी का पत्र नहीं आया। लगता है कि लोग सोचें चलो अच्छा है, गया कुछ दिन के लिए, गया शांति मिलेगी, मतलब एक आम इंसान की तरह अब ये सोच रहे हैं। तो मैंने फिर पत्र, उनको जवाबी पत्र लिखा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जिन लोगों की तरफ इशारा है मैं जानता हूँ, लेकिन उनके अलावा जैसे मैं भी आपको मिस करता हूँ, प्रयाक्ष को मिस करते हैं, और तीन चार लोगों के नाम मैंने लिखे। तो उन्होंने ये सब इसका जवाब मुझे ना देके, उनके क्रांतिकारी जीवन के समय के मित्र हैं विमल कुमार जैन, उसको उनको एक पत्र लिखा। बोले त्रिलोकदीप का पत्र आया था, उन्हें जिन लोगों के बारे में लिखा उनके बारे में मैं जानता हूँ, वो मुझे मिस कर रहे थे, और ख़ास तौर पर प्रयाग बहुत अच्छा लड़का है और खूब तरक्की करेगा। और जो उसके जो नई विधाएं उसने अपना रखी हैं, उसमें वो बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये आगे का प्रयाग जी के बारे में कहना था।
और बिंब प्रसाद जैन अगर वह सेन जी के सबसे करीब लोगों में थे, तो उनके बाद नहीं तो एक दो आदमी के बाद मैं भी अपने आप को आगे के बहुत करीब मानता हूँ। और ये मैं बड़पोलापन नहीं, ये विमल प्रसाद जैन के शब्द हैं कि बोले, वह सैन जितना तुम्हें चाहता है, प्यार करता है, या तुम्हारे काम की इज्जत करता है, किसी और की शायद नहीं करता हो। ये संभवतः सर्वेश्वर जी ने किसी और को भी कहा था। तो अब पता नहीं क्यों और कैसे, लेकिन उनका स्नेह मुझे भी बहुत मिला, प्रयाग जी को बहुत मिला, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो बहुत सी जातें जुड़ी हैं प्रयाग जी के साथ। प्रयाग जी जब 27 तारीख को बहुत मायूस थे, जब मैं गुरुद्वारा से निकलने लगा तो हाथ पकड़ के बोले, दीप जी आप तो संपर्क में रहते ही हैं, रहिएगा। ज्योति को आप भी जानते थे, ज्योति जी, उन्हें कभी ज्योति जी हमेशा लगा करते थे। अब कुछ दिनों के लिए मैं दिल्ली से बाहर जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा माहौल बदलूँ, क्योंकि घर में उनकी याद हमेशा आएगी और मुझे सहज होने में समय लगेगा। शायद प्रयाग जी का सोचना सही है। आज हम उनके जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं, बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो सहज हो जाएंगे और ज्योति जी की मीठी यादों को, उन पलों को, उन अविस्मरणीय क्षणों को वो अपने जीवन का अंग बना के प्रेरणा के रूप में ग्रहण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें अपना शुभकामनाएं, आशीर्वाद भेजता हूँ। आशीर्वाद इसलिए कि वो मुझसे 4.25 साल छोटे हैं। मेरा 11 अगस्त 1935 का जन्म है और उनका 28 मई 1940। तो इसलिए आज से मेरा आशीर्वाद देना उन्हें बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जी, धन्यवाद त्रिलोक साहब। आप हमारे साथ कुछ देर और बने रहें। और अभी आपके वक्तव्य में कई तरह के संदर्भ आए, पुराने और नए, हर तरह के। ऐसे में आपके माध्यम से प्राप्त कुछ चित्र हैं जिन्हें हम यहाँ पर दिखलाते हैं, और जहाँ आपको लगे कि उस चित्र के बारे में कुछ बताना है तो निश्चय ही बताएं, हम सभी को अच्छा लगेगा। तो मैं उन चित्रों को दिखलाता हूं और हम उन चित्रों पर एक एक कर आपकी टिप्पणी को लेंगे। तो मित्रों, ये बहुत शानदार शानदार चित्र हैं, पुराने और ऐतिहासिक महत्व के चित्र। इन्हें देखना निश्चय ही हम सभी को प्रीतिकर होगा। एक एक कर इन चित्रों की ओर बढ़ते हैं। जी ये वही है जहाँ वासैन जी घर हम नाश्ते पे गए थे और इला जी, वासैन जी और गौरी शंकर जोशी के साथ प्रयाग जी बैठे हैं और ये बातों बातों में उन्होंने अज्ञे जी का इंटरव्यू कर दिया था। ये वासैन जी घर का चित्र है। वाह। जी, आगे बढ़ता हूं। यह ये ज्योति जी और प्रयाग जी का है, दोनों पति पत्नी जी हैं, अच्छे समय का चित्र है। ये जी मेरी किताब का जब लोकार्पण हुआ था वो 30 साल, ये ज्योति जी और प्रयाग जी का चित्र है। जी जी, आगे बढ़ते हैं। जी ये प्रेस क्लब में मेरी किताब का जो लोकार्पण हुआ था उसमें प्रयाग जी बैठे हैं और जो एक तरफ बैठे हैं वो इनका नाम है कमलेश कुमार कोहली। ये भी संस्कृति रंगमंच के हैं। इनकी पत्नी रीता शर्मा कोहली पेंटर हुआ करती थी। प्रयाग जी से उसके बारे में कुछ बात कर रहे थे। वाह। और आगे बढ़ते हैं। जी
ये प्रयाग जी अपनी स्टडी में है और पेंटिंग पे में लगे हुए हैं। हमको आप उनकी स्टडी आप देख सकते हैं कितनी भव्य है, कितनी महत्वपूर्ण होगी। जी। तो इन चित्रों को दिखलाने का उद्देश्य मित्रों यही है कि हम इस बहाने ये कुछ और। गुरुद्वारे का है। वो गुरुद्वारे का जी चित्र जो है, जो उस दिन पहाड़ी वाला गुरुद्वारा है जो नीले में प्रयाग जी के बाईं तरफ है, वो उनके दामाद हैं सिद्धार्थ। और उसके साथ एक चंडीगढ़ के हैं सहगल साहब, और सब मैं हूँ। तो ये सब चीज़ उस 27 मई का है। ये सबसे लेटेस्ट वही चित्र है। जी जी जी। उस अवसर पर कई चित्र लिए गए और एक। जी, जी ये उनके दामाद का और उनका चित्र है। ये जब उनके प्रयाग जी की एग्जीबिशन लगी थी धूमीमाल गैलरी में, तो तब ये देखने के लिए आए थे। वाह। आगे बढ़ते हैं। अ, ये प्रयाग जी मेरे जन्म पे दिन पे मुझे अपनी पेंटिंग भेंट करते हुए। वाह। सुखद। आगे बढ़ते हैं। जी ये मेरी किताब का जो लोकार्पण हुआ था, उस पे ये सब हैं लोग। एक तरफ धुर बाएं हैं विनोद भारद्वाज। जी। और इसकी भी चर्चा आपने की ही। जी हाँ। जी। और जी ये ज्योति जी हैं, ज्योति जी की बेटी हैं अंकिता जी, और प्रयाग जी के दामाद सिद्धार्थ। और मैं उनके, ये सिद्धार्थ के स्टूडियो का चित्र है। वाह। जी। आगे बढ़ते हैं। जी ये सिद्धार्थ पेंटिंग कर रहे हैं अपने स्टूडियो में। जी। आगे कुछ और चित्र। ये उनके नातिन है गौरजा। वो जब अभी आई थी तो अपने नाना से मिलने के लिए गई थी, तो आपस में। जी। तो कैसे प्रयाग जी का एक बृहत्तर परिवार है और मित्रों हम हाँ देखते हैं। बिल्कुल, ये अपने, हाँ ये अपनी पेंटिंग के साथ खड़े हुए हैं। जी ये वो हैं नीलम महाजन सिंह हैं। उनको सम्मान देते हुए मेरी किताब का जब लोकार्पण हुआ था, ये भी दूरदर्शन में समाचार समा, विभाग में थी। 30 वर्ष तक उन्होंने वहाँ काम किया दूरदर्शन में। और सेंट स्टीफन कॉलेज की पढ़ी हुई हैं आजकल। वह वकालत भी करती हैं और मानव अधिकार के लिए लोगों की मदद भी करती हैं। जी। इसके पीछे वाले चित्र पर चर्चा नहीं हो पाई। जी यह चित्र प्रयाग जी का है। प्रयाग जी की एक मिनट समय दें। जी वो चित्र आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, प्लीज। ये उनकी पेंटिंग है। पेंटिंग में एक इन्होंने क्यूरेट की थी पेंटिंग एग्जीबिशन। प्रयाग जी ने क्यूरेटर थे किसी एग्जीबिशन के यहाँ दिल्ली में। तो वहाँ जी पर मैं भी गया था, तो उस अवसर का है चित्र। जी। और आगे बढ़ते हैं। इस चित्र पे हमने चर्चा कर ली है और एक दो चित्र और हैं, इसके बाद हम लोग। जी ये, हाँ, ये प्रयाग जी की एग्जीबिशन वो उसमें धूमीमल गैलरी में जब हुई थी, तो वहाँ का चित्र है। और उसी वहीं पर ही इनकी किताब का लोकार्पण हुआ था, हुसैन वाली किताब का। ये उस अवसर का चित्र है। विनोद जी भी वाह। साथ में है। जी और रवि जैन की वाइफ वहाँ खड़ी है साथ, उमा जी, उमा जैन। जी जी। और यह प्रयाग शुक्ल जी की स्टडी, इस पे हमने हाँ पहले भी चर्चा स्टडी की। है, हाँ हाँ, हाँ ये स्टडी है। जी जी। किताबों के बीच जी बैठा जी हुआ एक हाँ। लेखक, किताबों के साथ ओके। एक लेखक। जी ये सुबह सैर करते हुए, अब उन्हें सैर करने का बहुत शौक है। जहाँ भी जाते हैं सुबह सैर कर ही जाते हैं। ये शायद जयपुर वाह। का है, जयपुर गए थे सैर कर। वाह। और यह उनकी पेंटिंग। ये पेंटिंग है। जी जी। और इस तरह से मित्रों हम लोग अलग अलग कड़ियों में प्रयाग शुक्ल जी के विभिन्न पक्षों पर बात कर रहे हैं। और जब दिनमान की
चर्चा हो रही है, काफी हुई, और स्वयं त्रिलोकदीप जी एक मजबूत स्तंभ उसके यहाँ पर बोल ही रहे हैं। एक छोटा सा संदर्भ सूचनात्मक कहें या एक दूसरे स्तंभ विनोद भारद्वाज जी हैं, तो वे स्वयं विनोद भारद्वाज जी अपनी पुस्तक बृहद आधुनिक कला कोश की भूमिका में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं। उसका एक अंश मैं यहां पर रखता हूं, दिनमान को लेकर, प्रयाग शुक्ल जी को लेकर, और जो बाकी दूसरे उस टीम से जुड़े हुए लोग थे उनको लेकर। अपनी इस पुस्तक की भूमिका में विनोद भारद्वाज लिखते हैं, सन 1965 में दिनमान का प्रकाशन हिंदी पत्रकारिता में एक घटना थी। फिल्म, साहित्य, कला, संगीत, रंगमंच, यहां तक कि खेल भी सरीखे स्तंभों को हिंदी में एक नई पहचान मिली। अज्ञेय ने दिनमान के स्टाफ में हिंदी के कई बड़े आधुनिक लेखकों को नियुक्त किया था। वे सभी कलाओं की आवाजाही में विश्वास रखते थे, साथ ही अनेक विधाओं के निकट संपर्क में भी थे। भविष्य में शायद ही कोई हिंदी की ऐसी पत्रिका सामने आए जिसमें अज्ञेय, श्रीकांत वर्मा, मनोहर श्याम जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, प्रयाग शुक्ल सरीखे नाम। जी, मैं एक दो अंश और पढ़ रहा हूं। जी, एक मिनट समय दें। प्रयाग शुक्ल सरीखे नाम एक साथ काम करते हुए नजर आए। आधुनिक हिंदी पत्रकारिता का वह स्वर्ण युग था, अपनी समस्त सीमाओं के बावजूद। और एक अंश और पढ़ता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। इसी भूमिका में आगे लिखते हैं विनोद भारद्वाज जी, दिनमान में 1965 में ही हुसैन पर आवरण कथा छपी थी, जो ऐतिहासिक महत्व की है। उसे भी इस पुस्तक के दस्तावेज खंड में पढ़ा जा सकता है। यह जो किताब है, श्रीकांत वर्मा के बाद उमेश वर्मा, जो स्वयं चित्रकार हैं, ने भी दिनमान में लिखा, और बाद में यह स्तंभ नियमित रूप से प्रयाग शुक्ल ने लिखा, देखा और संभाला। और प्रयाग जी को लेकर विनोद जी आगे लिखते हैं, प्रयाग शुक्ल दिनमान में शुरू से ही लिख रहे थे। पहले वे रंगमंच स्तंभ लिखते थे, बाद में कला पर लिखने लगे। राम कुमार से परिचय ने उन्हें कला पर लिखने के लिए काफी प्रेरित किया, और इस तरह से कई और बातें हैं। तो हमने यहाँ पर उस अंश को रखा जिससे प्रयाग शुक्ल जी की उस समय की रचनात्मक सक्रियता को हम समझ सकें। त्रिलोकदीप जी, आपने समय निकाला और यहाँ उपस्थित हुए, आपका हार्दिक धन्यवाद। और कुछ एक प्रतिक्रियाएं ले लूं, और जो मित्रगण जुड़े हुए हैं उनके नाम ले लूं। बाल कीर्ति जुड़ी हुई है, और कुछ एक नाम ले लूं, मसलन कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। स्मिता शर्मा जुड़ी हुई हैं, और शंपा शाह जी जुड़ी हुई हैं। शंपा शाह जी की प्रतिक्रिया आ रही है, पुरानी विरल स्मृतियों का साझा किया आपने नायाब खजाना। और शंपा शाह जी के माध्यम से हमारे वरिष्ठ साहित्यकार रमेश चंद्र शाह जी लिख रहे हैं, बड़ी आत्मीय और अंतरंग स्मृतियां उकेरी आपने त्रिलोक जी। रमेश चंद्र शाह जी लिख रहे हैं। और ऐसे ही मैं कुछ एक प्रतिक्रियाओं को और रख लूं। सुभाष जी जुड़े हुए हैं,
वे लिख रहे हैं वंडरफुल, और आपको बधाई दे रहे हैं त्रिलोक जी। और इसी तरह मैं अगर नाम लूं, राजेंद्र उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, शर्मिला बोहरा जालान जी जुड़ी हुई हैं, शिव दयाल जी जुड़े हुए हैं, अनिल राय जी जुड़े हुए हैं, और शर्मिला जी को भी यह पूरा डिस्कशन पसंद आया। राजेंद्र उपाध्याय कह रहे हैं कि पूरी जीवंत यादें हैं आपके इस वक्तव्य में। धनंजय सिंह, जयश्री पुरवार जी जुड़ी हुई हैं, अमृता बेरा जी जुड़ी हुई हैं, रामकुमार तिवारी जी जुड़े हुए हैं, स्वयं प्रयाग शुक्ल जी जुड़े हुए हैं। और यह सब कितना सुखद लगता है कि इस तरह से एक जगह पर हम अपने किसी रचनाकार को लेकर कैसे कार्यक्रम करें, इस तरह के एकाग्र करें। कुछ और नाम, श्यामल जी, विवेक मिश्र जी, सोनम तोमर जी, अनिल त्रिपाठी जी, अंशुमति, बंकिम जी, स्नेह मिश्र जी, तृप्ति जी, रिजवान उल हक जी, धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, महेश वर्मा जी, जॉय देवदास, विशाल जी, और कई मित्रगण जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक और प्रतिक्रिया शंपा शाह जी की ओर से कि दिनमान के सारे अंक संग्रहणीय हैं। निश्चय ही जिस तरह से दिनमान ने अपने आरंभ से ही पूरे प्रदेश में, देश के विभिन्न हिस्सों में, पूरे देश कहिए और देश के विभिन्न हिस्सों में जिस तरह की लोकप्रियता स्थापित की और जैसे मापदंड बनाए, और जिन कई नामचीन लेखकों को अपने साथ जोड़कर बिल्कुल नए सिरे से और प्रामाणिक जानकारियों के साथ और जीवन के विभिन्न पक्षों पर, साहित्य, कला, संस्कृति, रंगमंच, फिल्म, खेल, कई पक्षों पर अपने फीचर से, अपने समाचार से, अपने आलेख से लोगों को समृद्ध करते रहे, वह अपने आप में अद्भुत है। और मुझे लगता है कि आज की इस कड़ी को यहीं पर विराम दिया जाए। त्रिलोक जी, एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद। फिर मिलेंगे। प्रयाग शुक्ल जी पर यह एकाग्र जारी है। कल तीसरी कड़ी में हम एक नए वक्ता के साथ पुनः मिलते हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि। नमस्कार। नमस्कार।